हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 9वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। राहुल के मुंह से सच्चाई सुनकर निशा शॉक्ड हो गई और वह राहुल को देखती ही रह गई। उसकी आंखों के सामने आंसू का सैलाब बहने लगा। वह वहीं पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ने उसे जी भर के रोने दिया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, उठो निशा, इससे पहले कि देर हो जाए और तुम हमेशा के लिए कबीर को खो दो। उसके पहले चलो। किस मुंह से मैं जाऊं? राहुल, मैंने कबीर का दिल तोड़ा है, उसको ठोकर मार कर निकाल गई हूं मैंने उसके ऊपर शक किया। राहुल, जिस इंसान ने मुझे हर कदम पर साथ दिया, मेरा शहर बना, मेरा सहारा बना, मेरे लिए सभी के साथ लड़ता रहा, और आज भी जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मैंने उसको समझने के बदले, उसका साथ देने के बदले छोड़ दिया। तड़पने के लिए, तकलीफ और दर्द सहने के लिए मैं कितनी खुदगर्ज हूँ राहुल। मैं कबीर के प्यार के लायक ही नहीं हूँ राहुल। निशा ने राहुल के गले लगते हुए कहा। निशा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अब रोना बंद करो, क्योंकि यदि कबीर को पता चला ना कि तुम अमेरिका में अपना पर्सनल समुंदर भर कर आई हो तो मेरी तो सामत ही आ जाएगी। चलो अब सूरज को लेकर कबीर के पास चलो, राहुल ने निशा के बालों को सहलाते हुए कहा। निशा अपने बच्चे को लेकर फिर से इंडिया राहुल के साथ आ गई। राहुल ने सूरज को निशा के हाथ से लिया और फिर बोला, जाओ निशा, मैं सूरज को संभालता हूँ, बोलकर उसने निशा को अकेला छोड़ दिया। निशा ने अंदर आकर देखा तो कबीर सोफे पर लेटा हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा एकदम ही फीका लग रहा था। उसकी बंद आंखों के कोने गीले थे। उसके एक झूलते हाथ में शराब का खाली ग्लास था। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। निशा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर बोली, मैं घर से कुछ दिन बाहर क्या रही, घर को तो पूरा कबाड़ खाना बनाकर रख दिया। निशा की आवाज़ सुनकर कबीर ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोला, कौन? लो, कर लो बात। अब तो अपनी बीवी की आवाज़ भी भूल गए, ये क्रूएल आदमी, खड़ूस लंगूर। मैं अभी तुमको बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, बोलकर वह वॉशरूम में गई और बाल्टी भरकर आई और पूरा का पूरा पानी कबीर के ऊपर उड़ेलते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर कबीर को घूरने लगी। कबीर की पूरी नींद गायब हो गई थी। वो हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और फिर चिढ़ते हुए निशा को देखकर बोला, ये क्या पागलपन है? भला कोई ऐसे किसी को जगाता है? तुमने क्या कोई नशा किया है? जंगली बिल्ली, छिपकली की नानी, क्या किया ये तुमने? कबीर ने निशा के करीब जाते हुए कहा। नहीं कबीर, मेरे करीब मत आना। देखो कबीर, तुम मेरी बात सुनो, मैं भाग जाऊंगी। कबीर, निशा ने भागने की कोशिश की तो कबीर ने उसे अपने करीब खींच लिया और फिर उसको कमर से मजबूती से पकड़ते हुए उसके निशा के गाल पर उंगली फेरते हुए बड़ी ही सडेक्टिव आवाज़ में बोला, क्या बोला तुमने मुझे? क्रूएल? तुमने अभी मुझे इतना क्रूएल देखा ही कहाँ है? मैं खड़ूस हूँ, लंगूर हूँ, और क्या क्या हूँ मैं, ये भी बता दो मुझे निशा। बोलकर कबीर ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम में लेकर आ गया। ये तुम क्या कर रहे हो कबीर? मुझे बाथरूम में क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, जाने दो कबीर। बोलती हुई निशा खुद को कबीर की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। कबीर ने पानी से भरे टब में निशा को लिटा दिया और फिर खुद भी उसके ऊपर आ गया और निशा को बेतहासा चूमने लगा। निशा भी कबीर में खो गई थी, वह भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कबीर ने निशा के होठों के ऊपर अपनी होठ रख दी और फिर उसे बेतहासा चूमने लगा। उसने निशा के होठों पर वाइट भी कर दिया था। निशा और कबीर की हल्की हल्की सिसकियां निकलकर बाथरूम की दीवार से टकरा रही थी। कबीर ने निशा के लगातार उसे प्यार करता जा रहा था और निशा की हल्की हल्की चीखें और शिश्कों की आवाज़ ही बाथरूम में रह गई थी। 1 घंटे बाद कबीर ने निशा को बाहर निकाला और फिर अपनी गोद में उठाकर लेकर आया और फिर वह भी चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ मिनट बाद दोनों ही बेड पर एक दूसरे को चिपक कर बैठे हुए थे और निशा कबीर को देखती हुई बोली, मुझे माफ़ कर देना कबीर, आज के बाद कुछ भी जाने और समझे बगैर कोई भी फैसला नहीं करूँगी। उसने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, निशा तुम मेरी जान हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आज के बाद मुझे छोड़कर गई गई तो मैं खुद के साथ कुछ भी कर जाऊंगा निशा। कबीर ने निशा को देखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कबीर, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी कबीर। बोलकर वह कबीर की बाहों में समा गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही पूरी रात बिता दी। अब कबीर खुश था। आज उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसका सब कुछ जो थी वह निशा लौट कर उसके पास आ गई थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। आज निशा को कबीर की बाहों में एक अजब
अजीब सा ही सुकून मिल रहा था। तभी सूरज की रोने की आवाज़ आई तो निशा ने कमरे का डोर खोला और राहुल के हाथ से सूरज को लेकर निशा सीधा कबीर के पास आ गई। सूरज को किस करते हुए कबीर बोला, ये हमारे प्यार का फूल है निशा, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे एक ऐसा इंसान बनना है। सूरज भी अपने मॉम और डैड की नोक झोंक को सुनकर जैसे सूरज को मज़ा आ रहा था, वह रोता हुआ चुप हो गया था और मुस्कुराकर अपने मॉम और डैड की नज़दीकियों को देख रहा था। कबीर की बाहों में निशा को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। वह बहुत खुश थे। भाई, वह निशा कबीर के पास फिर से आ गई है। हमारी सभी चाल उल्टी पड़ गई है, रागिनी ने गुस्से से दूसरी तरफ कहा। ये हो ही नहीं सकता रागिनी, मैं निशा को हासिल करके रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, रणवीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अब क्या करोगे भाई? कबीर तो बड़ा ही चालाक निकला, उसने अपने ही दुश्मनों को मोहरा बनाया और निशा को वापस लेकर आया है, रागिनी ने फिक्र करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो रागिनी, निशा को मेरे पास आना ही होगा, वह सिर्फ मेरी है, मैं उसको किसी की भी नहीं होने दूंगा। मुझे वो चाहिए, वो मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा सुकून है, मुझे निशा चाहिए, मतलब चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए। बोलता हुआ रणवीर निशा की दीवार में टंगी फोटो के सामने खड़ा हो गया और उसको पागलों की तरह हाथ लगाता हुआ देखने लगा। इस तरफ रागिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने खुद को ही कहा, मैं तुमको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी कबीर, तुमने मेरे अरमानों के साथ खेला है, मेरा इस्तेमाल किया है, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशी को छीन लूंगा। मैं तुमको निशा का कभी नहीं होने दूंगी कबीर, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुमको और निशा को अलग करके ही रहूंगी, ये मेरा तुमको वादा है कबीर। रागिनी फिर अपने भाई की ऑफिस से बाहर निकल गई। सूरज को बाबा गाड़ी में बिठाकर निशा शॉपिंग करने आई हुई थी। अब निशा कहीं भी जाती तो राहुल उसके साथ ही होता था। कबीर को पता था कि राहुल कभी निशा को कुछ भी नहीं होने देगा। निशा और राहुल वैसे भी बचपन के दोस्त तो थे ही। निशा सूरज के लिए बेबी फूड और डायपर को लेने आई थी। राहुल एक तरफ सूरज के साथ खड़ा हुआ था, वह भी निशा को देख कर कुछ सोच रहा था। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है। अभी 1.5 साल पहले वह और निशा शादी करने वाले थे और निशा कितनी खुश थी उसके लिए। निशा पहले से ही मासूम और भोली थी, मगर राहुल की लापरवाही के कारण बिजनेस में इतना लास्ट हुआ कि उसने बैंक को कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया था। और आखिर में जब उसका बिजनेस डूबने की कगार पर था आया तो उसने जानवी के साथ मिलकर निशा को धोखा दिया और अपने बिजनेस को बचाने का सोचा। यदि तब वह भागकर कबीर से टकराई नहीं होती तो राहुल ने तो उस मासूम की इज्जत को सरेआम नीलाम ही कर दिया था। उसके जैसा धोखेबाज इंसान कभी माफ़ी के लायक नहीं था, मगर निशा ने फिर भी उसको माफ़ कर दिया था और वह आज फिर से उसके ऊपर भरोसा कर रही थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ राहुल, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ राहुल? निशा ने राहुल की आंखों में आंसू देखकर पूछा। मुझे माफ़ कर दो निशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं कभी तुमको समझ ही नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो निशा, बोलकर वह निशा के गले लग गया। राहुल, भूल जाओ सब कुछ, वह सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ राहुल, मैंने तुमको माफ़ कर दिया है राहुल, आखिर तुम मेरे बचपन के दोस्त जो हो। निशा ने राहुल के बालों को बिगाड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ही फिर वहाँ से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ कबीर की ऑफिस में विवान कबीर के सामने खड़ा हुआ था। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसको देखते हुए कबीर ने अपने काम को छोड़कर पूछा, विवान क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? कबीर ने प्यार से पूछा। कबीर, रणविजय को पता चल गया है कि निशा वापस आ गई है, वह कुछ न कुछ जरूर करेगा, वह चुप बैठने वालों में से नहीं है, विवान ने गुस्से से कहा। मुझे पता है विवान, और मैं चाहता ही हूँ कि वह कुछ जरूर करे ताकि मुझे पता तो चले कि वह आखिर कितना सोच सकता है, कबीर ने एकदम शांत भाव से कहा। कबीर, निशा की और सूरज की जान को खतरा हो सकता है और फिर दादाजी और अंकल आंटी के लिए भी वह खतरा बन सकता है, विवान ने अपना डर जताते हुए कहा। तुम डरो नहीं विवान, हुकुम का मेरे ही कब्जे में है, रणवीर को जितनी भी चालें चलनी हो चलने दो, मैं जानता हूँ कि मुझे कब अपनी चाल चलनी है, कबीर ने विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं कबीर, विवान ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा। चलो मेरे साथ, मैं तुमको सब कुछ दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ, बोलकर कबीर ने विवान को अपने साथ आने को कहा। दोनों ही कपूर विला पहुंच जाते हैं और कबीर उसको एक कमरे की तरफ लेकर आगे बढ़ जाता है। इधर राहुल निशा और सूरज को लेकर विला की तरफ निकल गए थे। उसके पीछे पीछे रणवीर भी अपनी कार लेकर निकल गया था। वह नहीं जानता था कि राहुल अभी भी जिंदा है और निशा के साथ है। उसको राहुल को देखकर बहुत ही गुस्सा आने लगा था। वह अपने मन में ही बोला, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा राहुल, मैं निशा को हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करूंगा, तुमको ख़त्म करना पड़ेगा मुझे पहले। बोलता हुआ वह
एक डेविल स्माइल करने लगा। वह अनजान था कि उसके पीछे 2, 4, 6 नहीं मगर पूरी 20 आंखें थी जो उसका ही पीछा कर रही थी। ये सभी कबीर के बॉडीगार्ड थे। रागनी एक कमरे में आराम से सोई हुई थी। उसके हाथ और पैरों में खरोंचों और जख्मों के निशान थे। वह बेहोश थी मगर उन जख्मों का दर्द उसके बेहोश चेहरे पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। रागनी को इस तरह बेहोश बिस्तर में बंधा हुआ देखकर विवान तो शॉक्ड ही रह गया। उसने कबीर के सामने देखा और बोला, इसे तुमने कब उठाया कबीर? विवान के चेहरे पर खुशी और उलझन के मिले जुले भाव थे। ये कल मुझे मिलने ऑफिस आई थी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, मगर मुझे पता था कि ये ज़रूर रणविजय की कोई नई साजिश होगी। मैं बचपन से जानता हूँ रणविजय को, क्योंकि जो चीज़ उसे आसानी से नहीं मिलती उसे वह किसी भी कीमत में हासिल करता है। बस उसकी एक ही कमजोरी है। कबीर ने विवान के सामने देखते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, उसकी बहन रागिनी। वह अपनी बहन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है और ये बात मुझे पहले से ही पता है। रणवीर को क्या लगा कि मैं यूं ही अपने दुश्मनों को छोड़ दूंगा? अब वह पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढेगा, मगर उसे रागनी उसके जीते जी अब कभी नहीं मिलेगी बोलकर वह अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ कहकर वहां से विवान के साथ बाहर निकल गया। रणविजय ने जब निशा को राहुल के साथ देखा तो उसको राहुल के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने दांत को भींचते हुए बोला, तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा निशा, कबीर भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमको हासिल करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे कबीर का खून भी करना पड़ा तो वह भी कर दूंगा। तुमको मैं हासिल करके ही रहूंगा। बोलता हुआ वह अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। वहीं एक लड़की जोर जोर से चीख रही थी। वह गुस्से से अपने सामने रखे एक शख्स को देखते हुए खड़े हुए शख्स को देखते हुए बोल रही थी, तुम में से किसी को भी मेरा भाई जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब मेरे भाई को पता चलेगा कि तुम लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर ले आए हो तो वह तुमको नहीं छोड़ेगा। बोलती हुई वह अपने बंधे हुए हाथ पैर को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जिस दिन तुम्हारे भाई को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा वह दिन तुम्हारे भाई का आखिरी दिन होगा। रागनी अपने लंबे कदमों से अंदर आते हुए कबीर ने अपने लंबे कदमों से अंदर आते हुए कबीर ने रागनी को देखते हुए कहा, कबीर तुमने मुझे किडनैप किया है, मगर क्यों? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमको प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? रागनी ने अपनी सूजी हुई आंखों से कबीर को देखते हुए कहा, रागनी प्यार तो मैंने भी तुमको किया था। मैंने उसी प्यार के चलते मेरी निशा का दिल भी दुखाया था, मगर तुमने तो मेरे प्यार का, मेरी फीलिंग्स का सिर्फ फायदा ही उठाया। हमारे बीच जो कुछ भी था उसको तुमने ही खत्म किया है। रागनी, कबीर ने नफरत भरी नजरों से रागनी को देखते हुए कहा, ऐसा मत कहो कबीर, मैं सच में तुमको बहुत प्यार करती हूँ और रणवीर भाई निशा को प्यार करते हैं। वह निशा को हासिल करके ही रहेंगे। रागनी आगे कुछ बोलते उसके पहले ही कबीर ने गुस्से से रागनी के मुंह को दबोच कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी है। रणवीर तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी यदि मेरी निशा की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी सांसें ही उससे छीन लूंगा। तुम भगवान से दुआ करो कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो। बोलकर उसने रागनी के चेहरे को छोड़ दिया। तब नफरत और गुस्से से रागनी ने कबीर को कहा, ये मत भूलो कबीर, मेरा भाई तुम्हारा बचपन का दोस्त भी है। वह निशा तो सिर्फ 1.5 साल से है तुम्हारी जिंदगी में। रागनी ने कबीर को चिल्लाते हुए कहा। तभी कबीर रागनी के सामने खड़ा रह गया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गोरे गाल पर मारते हुए बोला, उसी दोस्ती के कारण अभी भी वह जिंदा है रागनी, वरना मैं अपने दुश्मनों को कब का खत्म कर चुका होता। रणवीर को ये बात समझ में नहीं आती है तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ क्या करूंगा मैं, ये मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। बोलकर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा, रागनी मैडम हमारी बहुत खास दोस्त है, तो इसको कोड़े की मारने में कंजूसी मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ को काटने में मुझे जरा सी भी देर नहीं होगी। बोलता हुआ वो वहां से बाहर निकल गया। कबीर जो कहता था वह करता भी था। ये बात उसके सभी बॉडीगार्ड्स जानते थे, इसलिए कोई भी कबीर की बात को अनसुना नहीं करता था। कबीर के बॉडीगार्ड्स ने रागनी के गोरे बदन के ऊपर कोड़े मारना शुरू किया। रागनी की दर्द से बड़ी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। रागनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह कुछ ही देर में बेहोश हो गई। कबीर जब अपने कमरे में आए तो उसने देखा कि निशा सूरज को दूध पिला रही थी। कबीर भी निशा की बाजू में आकर बैठ गया और अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथ को अपने हाथों में लेते हुए वह निशा को देखकर बोला, क्या हुआ निशा, तुम क्या सोच रही हो? कबीर ने निशा की आंखों में देखते हुए पूछा। कबीर, मुझे डर लगता है। बोलते हुए निशा की आंखों में आंसू की बूंद चमक गई। डर? किस बात का डर निशा? कबीर ने निशा की आंखों से आंसू को साफ करते हुए पूछा। तुमको खोने का डर।
तुमसे बिछड़ने का डर। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ कबीर। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमको मुझसे दूर जाता हुआ नहीं देख सकती हूँ कबीर। बोलती हुई निशा की आंखों में आंसू उभर आए। सूरज अब सो गया था। कबीर ने सूरज को पालने में सुलाया और फिर निशा को अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, निशा, तुमको मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपने दिल और दिमाग से इस डर को निकाल दो निशा, क्योंकि तुमको मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकेगा। तुम्हारी तरफ आगे बढ़ते कदमों को मैं वहीं के वहीं काट कर रख दूंगा। बोलकर कबीर ने निशा के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों के ऊपर अपने होंठ रख दिए। दोनों ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में महफूज कर रहे थे। निशा ने कबीर की बाहों में अपने आप को समाते हुए प्यार से कहा, कबीर, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? निशा ने कबीर के सीने के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए पूछा, पूछो न जान। कबीर ने प्यार से निशा की पीठ को सहलाते हुए कहा, कबीर, दादाजी और पापा मम्मी कब तक आएंगे? निशा ने धीरे से अपने सिर को ऊंचा उठाते हुए कहा, अभी नहीं आ सकती वह, क्योंकि अभी यहाँ मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता मेरे कारण उनको कोई भी तकलीफ हो। कबीर ने निशा को समझाते हुए कहा। यह सुनकर निशा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कबीर को देखने लगी। तब कबीर ने उसको ऐसे देखते हुए कुछ सोचा और फिर उसने निशा को अपनी एक भौहें को ऊंची करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या बात है? कबीर ने निशा की आंखें और चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, देख रही हूँ कबीर कि वक्त कितना जल्दी बदल गया। निशा ने कबीर की बाहों से छूटते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं निशा। कबीर ने असमंजस से कहा, तुम कितने बदल गए हो कबीर। एक वक्त था जब तुम दादाजी की जान के दुश्मन थे, मगर आज तुम उसी दादाजी के लिए कितने फिक्रमंद हो। इन 1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है कबीर, निशा ने कबीर के सामने देखते हुए कहा। तभी कबीर ने निशा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुमने सही कहा निशा। कबीर कपूर को जल्लाद से इंसान तुमने बनाया है। मेरी ज़िंदगी में आए तूफानों से लड़ने के बदले में हमेशा ही उससे भागता रहा और बिना सच्चाई को जाने बेगुनाही के साथ भी गलत करता रहा। मगर तुमने मुझे तकलीफ़ों से, मुसीबतों से लड़ना सिखाया, रिश्ता को निभाना सिखाया, प्यार करना सिखाया। सच कहूँ तो निशा, तुमने कबीर कपूर को कबीर बनाया, जिसे एक बेटा, एक पोता, एक दोस्त, एक पति और एक पिता बनाया। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। बोलकर कबीर ने निशा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। दूसरी तरफ निशा की एक आलीशान फोटो फ्रेम के सामने अपने हाथों में विस्की की बोतल को पकड़े हुए बेटा रणवीर ने गुस्से से कहा, तुमको मैं हासिल करके रहूँगा निशा, क्योंकि तुम रणवीर की मोहब्बत या जुनूनियत ही नहीं, अब तो जिद भी बन गई हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपने इस आलीशान घर के साथ साथ अपने दिल की भी रानी बना के रखूँगा। बस एक बार मैं कबीर को ख़त्म कर दूँ निशा, फिर तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ रणवीर की हो। बोलते हुए अपने हाथ में पकड़ी बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। दूसरी तरफ रागिनी को हर 2 घंटे बाद कोड़े लगे थे, जिसके कारण वह बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वह बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। उसकी बंद आंखों से दर्द के कारण आंसू टपक रहे थे। वह कबीर को प्यार करती थी, ये सच था, मगर कबीर ने शायद उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया था। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू की धार बहती जा रही थी। निशा को रात को रोज ही जगना पड़ता था, क्योंकि अभी सूरज सिर्फ 5 महीने का था और वह अभी सिर्फ दूध ही पीता था। निशा की बाजू में ही कबीर सोया हुआ था और निशा सूरज को दूध पिला रही थी। तभी उसके कान में किसी लड़की के चीखने की और दर्द में कराहने की आवाज़ आती है। पहले तो निशा इस बात को नज़रअंदाज कर देती है, मगर फिर कुछ सोच कर वह सूरज को पालने में सुरा कर गहरे कदमों से बाहर आती है और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ आगे बढ़ जाती है। निशा के कदम अचानक ही एक कमरे के पास आकर रुक गए और उसने वह बंद कमरा वहां खड़े बॉडीगार्ड्स के पास से खुलवाया। वह धीरे कदम से उस कमरे में जाने लगी। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वह अभी अंदर जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके हाथ को पकड़ा और निशा को अपनी तरफ खींच लिया और इशारे से वह कमरा फिर से लॉक करवा दिया। वह निशा का हाथ पकड़कर वहां से अपने कमरे की तरफ लेकर आगे बढ़ गया। छोड़ो मुझे कबीर, आखिर वह लड़की कौन है और तुमने उसको किडनैप क्यों किया है? वह क्यों चीख रही थी? आखिर क्या बात है? बोलो कबीर, तुमने मुझे उसको देखने क्यों नहीं दिया? निशा ने कबीर को गुस्से से देखते हुए पूछा। निशा, आज के बाद तुम इस तरफ कभी नहीं आओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बिजनेस के मामलों में टांग अड़ाओ। चलो, अभी रात बहुत हो गई है, आराम से सो जाओ। बोलते हुए कबीर ने निशा को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर खुद भी उसके बाजू में आकर लेट गया। निशा की थकान और नाराजगी के कारण कुछ ही मिनटों में सो गई थी। कबीर की आंखों से नींद गायब हो गई थी। उसने कुछ सोचा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को अभी के अभी वह कमरा खाली करने को बोल दिया और फिर वह भी फिर से निशा को
लिपट कर सो गया। निशा की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि कबीर कमरे में नहीं था। निशा ने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर उसको कबीर कहीं भी नजर नहीं आया। वह फिर कुछ सोचते हुए फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। कबीर अभी रागिनी के सामने किसी राजा की माफिक बेटा की तरह बैठा हुआ था। रागिनी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। कबीर को देखकर वह गुस्से के साथ नफरत भरी आवाज में बोली, कबीर तुम सच में इंसानी हैवान हो। तुम मेरी चाहत तो क्या मेरी नफरत के लायक भी नहीं। बोलते हुए रागिनी की आंखों से आंसू झलक आए। तभी कबीर ने खड़े होते हुए कहा, रागिनी आज के बाद तुमको मैं परेशान नहीं करूंगा क्योंकि तुमको सजा देने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं तुमको यहाँ तब तक कैद रखूंगा जब तक मुझे रणवीर नहीं मिल जाता है। तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए सॉरी। बोलते हुए वह रागिनी को देखते हुए वहां से निकल गया। जाते जाते उसने अपने बॉडीगार्ड्स को रागिनी का अच्छे से ख्याल रखने को कहा और वहां से अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर की आंखों में निशा को हासिल करने का एक जुनून था, एक जिद थी। उसके लिए निशा सिर्फ उसकी थी। निशा को उसने जब पहली बार देखा था तब से वह उसका दीवाना हो गया था। निशा थी ही इतनी प्यारी, भोली और मासूम, कोई भी उसकी तरफ तुरंत ही अट्रैक्टिव हो जाए। वह तब अपने बिजनेस को इंडिया में शुरू करने ही आया था। निशा को रात को एक दो बार जागना ही पड़ता था क्योंकि सूरज अभी बहुत छोटा था और वह अभी सिर्फ दूध ही पीता था। आज भी वह सूरज को अपनी गोद में लिए बैठी थी। सूरज अभी अभी ही भूखा हुआ था, इसलिए निशा उसको लेकर बैठी हुई थी। बैठे बैठे ही निशा की नज़र अपनी बाजू में ही सोए हुए कबीर के ऊपर गई। उसको देखकर निशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। निशा और कबीर के रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि दोनों का ही रिश्ता खत्म होने की कगार में था, मगर तब राहुल ने सब कुछ संभाल लिया और निशा को ये एहसास दिलाया कि वह कबीर को बहुत प्यार करती है। वह कबीर से कभी अलग नहीं हो सकती। यही सब सोचते हुए निशा के चेहरे पर कुछ पल के लिए उदासी आ गई। वह अभी कुछ सोचती कि तभी उसको महसूस हुआ कि सूरज उसकी गोदी में ही दूध पीते पीते ही सो गया है। निशा ने सूरज के गाल को चूमा और फिर उसको धीरे से पालने में सुला दिया। निशा भी कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके सीने के ऊपर अपना छोटा सा सिर रख कर सो जाती है। दूसरी सुबह जब कबीर की आंख खुली तो उसने देखा कि निशा पूरी की पूरी उसके इर्द गिर्द ही उसको लपेटे हुए सुकून से सोई हुई है। ये देखकर कबीर को हल्की सी हंसी आ गई। उसने अब पहले निशा के हाथ को अपने गले से हटाया और फिर उसके पैरों को उसकी कमर के ऊपर से हटाया और फिर धीरे धीरे से खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के जख्मों के ऊपर एक लेडी डॉक्टर मरहम लगा रही थी। रागिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। वह दर्द से करा रही थी और उसके मुंह से हल्की सिसकियां और चीखें भी निकल रही थी। रागिनी की आंखों में आंसू थे, वह दर्द से करा रही थी और सामने खड़े कबीर को देखकर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो कबीर? पहले तुमने मुझे जख्म दिए और अब तुम उसके ऊपर मरहम लगा रहे हो। क्यों कबीर, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम? मुझे मेरे भाई के पास जाने दो। बोलती हुई वह कबीर को ही देखती रहती है। कबीर ने तुमको जख्म दिए, ये सच है, मगर मरहम निशा ने लगाया है तुम, क्योंकि मैं निशा की आंखों में दर्द या आंसू नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि वह तुमको इस हालत में देखे, इसलिए मैं तुमको मरहम लगवाने आया हूँ। कबीर ने एक नफरत भरी मुस्कान करते हुए कहा। निशा को पता है कबीर, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, रागिनी ने चिल्लाते हुए कहा। तभी उसके गोरे मुरझाए हुए गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कबीर ने कहा, चीखो मत, खामोश रहो। मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जुबान ही कटवा दूं, इसलिए बेहतर होगा तुम चुप रहो। बोलकर उसने रागिनी के होठों के ऊपर अपनी उंगली रख दी। रागिनी कबीर को बस आग उगलती नजरों से देखती रही। रणवीर अपनी बिजनेस की मीटिंग खत्म करके होटल हयात से बाहर निकल रहा था कि तभी वह किसी से टकरा गया और वह गुस्से से उस शख्स को देखता है। वह कोई और नहीं कबीर ही था। वह निशा के साथ डिनर करने आया हुआ था। निशा ने जैसे ही रणवीर को देखा उसने कबीर के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसके पीछे छुप गई। कबीर ने देखा तो रणवीर बस ललचाई हुई नज़र से निशा को ही देख रहा था। ये देखकर कबीर को गुस्सा आ गया। उसने एकदम ही धीमी मगर एकदम ही कूल आवाज़ में रणवीर को कहा, उसके ऊपर अपनी गंदी नज़र डालने का सोचना भी मत रणवीर, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरे दोस्त थे। बोलते हुए वह निशा के हाथ को पकड़कर अंदर चला गया। निशा को कबीर के इतने करीब देखकर रणविजय गुस्से से पागल हो रहा था। उसका मन किया कि वह अभी कभी कबीर के पीछे जाए और उसके गन की सभी गोलियां वह कबीर के सीने में चला दे और निशा को उससे दूर करके अपने साथ ले जाए, मगर वह अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने दांत को भींच कर एक डबल स्माइल करते हुए बोला, निशा के ऊपर तो सिर्फ मेरा हक है, रणवीर की ही
होगी निशा, कबीर कपूर, तब तक जब तक बचाओगे तुम उसको मुझसे। कब तक? एक दिन वह मेरे साथ होगी, मेरी बाहों में, मेरे बिस्तर में, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुमको निशा से दूर कर दूंगा। बोलता हुआ वह वहां से जल्दी ही निकल गया। इधर निशा अभी भी डरी हुई थी। तभी कबीर ने उसे पानी देते हुए कहा, निशा डरो नहीं, मेरे होते हुए कोई तुमको छू भी नहीं सकता है। तुम सिर्फ कबीर कपूर की हो और कबीर तुमको कभी किसी को छूने भी नहीं देगा। तुम डरो नहीं निशा और आराम से डिनर करो। बोलकर उसने निशा के आगे मेन्यू कार्ड कर दिया। पता नहीं कबीर, मगर एक अनजाना सा डर हमेशा ही मुझे बेचैन करता है। किसी दिन यदि तुम काम से कहीं गए होगे और रणवीर ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मेरा क्या होगा कबीर? एक अनजान डर मुझे हर पल सताता रहता है। निशा ने दर्द भरी आवाज़ में कबीर को देखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा निशा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर विवान है, जिमी है और राहुल भी तो है। कबीर ने निशा को दिलासा देते हुए कहा। कबीर, मुझे दादाजी के पास जाना है, वापस लंदन। निशा ने कबीर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं निशा, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे सामने ही रहोगी। लंदन में तुमको भेजकर मैं किसी भी दुश्मन को तुम्हारी तरफ आगे कदम उठाने का मौका नहीं दे सकता। तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी मेरी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिम्मेदारी नहीं, हमारे बच्चे के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। निशा, तुम कहीं नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। बोलकर कबीर ने वेटर को ऑर्डर देने के लिए बुलाया। निशा के चेहरे पर फिक्र और दर्द के मिले जुले भाव थे। उसे अब अपने बच्चे की फिक्र होने लगी। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और जिमी को कॉल किया, मगर जिमी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। निशा ने जल्दी से विवान को कॉल किया। तब उसे विवान ने बताया कि वह तो अभी अमेरिका में मीटिंग के लिए आया है। अब निशा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। निशा ने घबराते हुए ही कबीर को कहा, कबीर, जिमी का फ़ोन बंद आ रहा है। इतना बोलते हुए ही निशा की आंखें आंसू से भर गई। निशा की बात सुनकर कबीर ने जिमी के बॉडीगार्ड युग को कॉल किया तो उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। अब कबीर को भी हल्का सा डर लगने लगा था। दोनों ही वहां से जल्दी से बाहर निकलकर जिमी के विला की तरफ निकल गए। निशा के बार बार कॉल करने के बाद भी जब जिमी का युग ने फ़ोन नहीं उठाया तो निशा को अचानक से ही कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। कबीर और निशा आधा डिनर छोड़कर तुरंत ही जिमी के घर की तरफ आगे बढ़ गए। इधर जिमी और युग रणवीर और उसके बॉडीगार्ड से लड़ रहे थे। रणवीर बार बार सूरज को उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर कबीर और जिमी के बॉडीगार्ड से आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब रणवीर ने देखा कि जिमी उसके बॉडीगार्ड के साथ लड़ रहा है तो उसने मौका पाकर कबीर के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे ही मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके चेहरे पर कबीर ने एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। रणवीर के कदम लड़खड़ा गए। उसके हाथ से सूरज छूटने को ही था कि तभी निशा ने जल्दी से अपने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगाकर चूमने लगी। कबीर, आखिर मेरी हर कोशिश तुम कैसे नाकाम करते हो? रणवीर ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। जब तक तुम मेरे साथ अपने गंदे दांव पेच खेल रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुमने यदि मेरी फैमिली को छूने की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुमको कभी भी कमियां नहीं होने दूंगा। कबीर ने रणवीर के जबड़े को गुस्से से दबोचते हुए कहा। दोनों की आंखों से नफरत और बदले के अंगारे बरस रहे थे। रणवीर का बस चलता तो वह अभी की अभी कबीर का खून कर देता, मगर अभी वह उसकी दहलीज पर खड़ा था और वह निशा के सामने खड़ा था। वह निशा के सामने ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता था जिसके चलते निशा उससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाए और नाराज हो जाए। इसलिए रणवीर ने वहां से बिना कुछ बोले ही निकल जाने में ही भलाई समझी। वह जैसे ही जाने के लिए बढ़ा कि तभी निशा की गुस्से और नफरत से भरी आवाज़ उसके कान में आई। मेरे परिवार से दूर रहना रणवीर, मैं तुम्हारी ये घटिया सूरत देखना भी पसंद नहीं करती हूँ और अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो रणवीर कि निशा कभी तुम्हारी होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ कबीर को चाहा है, उसको ही चाहती हूँ और उसे ही चाहूँगी। तो मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। बोलती हुई निशा सूरज को कसकर अपने सीने से लगाए हुए वह अंदर चली गई। रणवीर भी अपमान और हार का कड़वा घूंट पीकर चला जाता है। दूसरी तरफ निशा कमरे में आने के बाद फफक फफक कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर कबीर भी अंदर आया और निशा की बाजू में बैठ गया। उसने निशा के हाथ को अपने हाथ में लिए और एक हाथ की उंगली से उसके आंसू को पोंछा। उसने निशा की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, निशा, डरकर नहीं लड़कर आने वाली मुसीबतों का सामना करना सीखो, क्योंकि चुनौतियाँ हर एक मोड़ पर
हर एक कदम पर होंगी। बस ज़रूरत है हमें अपने धैर्य को बनाए रखकर खुद के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की। कबीर ने बड़े ही प्यार से निशा को समझाया। कबीर, आज यदि हम वक्त रहते यहाँ नहीं आते तो रणवीर ने हमारे बच्चे को किडनैप कर ही लिया होता। मैं अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी कबीर। मुझे वापस लंदन जाना है, बस मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। निशा ने जिद करते हुए कबीर को कहा। निशा, दादाजी और मम्मी पापा भी लंदन में नहीं है, और क्या तुमको अपनी कबीर पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा ना कि मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मतलब नहीं होने दूंगा। मेरा यकीन करो, कबीर ने निशा के लंबे काले सिल्की वालों को सहलाते हुए कहा। निशा ने कुछ भी नहीं कहा और वह सूरज को दूध पिलाने लगी। वह अभी गुस्से में थी और नाराज भी थी। कबीर ने हल्का सा मुस्कुराया और वह खड़ा होकर जिमी के कमरे की तरफ आगे बढ़ गया। इधर जिमी अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ विवान के साथ वीडियो कॉल पर लैपटॉप में बात कर रहा था। कबीर भी उसकी बाजू में जाकर बैठ गया और फिर तीनों ने मिलकर कुछ बातें की और फिर कॉल कट कर दिया। कबीर ने जिमी को देखते हुए गंभीर होते हुए कहा। जिमी, अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। निशा भी बहुत डरी हुई है, वह बार बार यहाँ से जाने की जिद कर रही है। अभी भी वह मुझसे नाराज है और गुस्सा भी है। कबीर ने एक लंबी सांस लेते हुए थकान भरी आवाज में कहा। तुम निशा को जेनिफर के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दो, जिमी ने कबीर को कहा। क्या जेनिफर लंदन से ऑस्ट्रेलिया आ गई है? कबीर ने चाहते हुए पूछा। हाँ, कल ही मुझे जेनिफर दीदी ने कहा कि अब वह वहीं रहेंगी। उसने कहा कि उसने वहीं किसी डेविड नाम के लड़के के साथ मंगनी कर ली है। जिमी ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, तो मैं निशा को लेकर परसों ही जेनिफर दीदी के यहाँ छोड़ आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ, अभी तो मुझे तुम्हारी बहन को मनाना भी होगा। तुम आराम करो, बोलकर कबीर खड़ा हुआ और अपने कमरे में वापस आ गया। उसने देखा कि सूरज को निशा ने पालने में लिटा दिया था। वह अभी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे कबीर की आवाज़ सुनी। निशा, तुमको मैं परसों ऑस्ट्रेलिया जेनिफर दीदी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। कबीर ने निशा के चेहरे को देखा और कहा। जेनिफर कौन है कबीर? निशा ने कबीर के सामने देखते हुए सवाल किया। जेनिफर जिमी की छोटी बहन है और वह कल ही लंदन से ऑस्ट्रेलिया आई है। कबीर ने निशा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा। यह सुनकर निशा के चेहरे पर खुशी आ गई। वह जल्दी से कबीर की बाहों में समा गई। कबीर ने भी निशा को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और फिर निशा के होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए और वह निशा को एक पैशनेट किस करने में कहीं खो सा गया। 10 मिनट बाद जब निशा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब कबीर ने उसको खुद की पकड़ से ढीला कर दिया। निशा भी उसकी बाहों के घेरे से जल्दी से बाहर निकल गई और सीधा वॉशरूम में घुस गई। कबीर निशा की ये हरकत देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। निशा का दिल तो नहीं था कबीर को छोड़कर जाने का, मगर वह अभी कुछ वक्त इंडिया में नहीं होगी तो कबीर को भी थोड़ी राहत रहेगी, ये भी वह जानती थी। कबीर अभी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। निशा को तभी वह वक्त याद आया जब कबीर उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता था। कबीर और निशा साथ में ही रहते थे। कबीर को पता था कि निशा का अपना कहा जाए ऐसा कोई भी नहीं है और वह भी नहीं चाहता था कि निशा जिस तकलीफ से गुजरी है वह वही तकलीफ से दोबारा उसे फिर से मिले। कबीर के बर्थडे के दिन भी निशा के साथ रोहित ने बहुत ही बुरा किया था, जिसके कारण निशा बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस रात वह बेहोश हो गई थी। कबीर रात के 2 बजे भी जाग रहा था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी निशा को होश आया और उसने बड़ी ही मुश्किल से पानी मांगा। कबीर ने निशा को सहारा दिया और ठीक से बिठाया, उसे पानी पिलाया और फिर खुद भी जाकर उसके लिए मैगी बनाकर ले आया और उसको वह खाने को देते हुए बोला, तुम इसे खा लो और फिर तुमको ये दवाइयाँ भी लेनी है, बोलकर वह फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। निशा खाते हुए भी कबीर को ही देख रही थी। उसने अपनी दवाई खाई और फिर वह धीरे से खड़ी हुई और कबीर जिस सोफे पर बैठा था उस सोफे पर थोड़ी दूरी बनाते हुए वह बैठ गई और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में बोली, तुम थक नहीं जाते हो कबीर? क्या तुमको नींद नहीं आती? निशा की आवाज़ में कबीर ने फिक्र और दर्द दोनों ही महसूस किए थे। उसने निशा को देखा और बोला, थकान का तो पता नहीं मुझे, मगर नींद नहीं आती है मुझे। कभी कभी तो मैं ऐसे ही काम करता रहता हूँ और 2-3 रात तक नहीं सोता हूँ, कबीर ने बिना किसी भाव के कहा। तभी निशा ने कबीर की गोदी में रखा हुआ वह लैपटॉप उठाया और वहीं रखे शीशे की कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और कबीर के सिर को अपनी गोद में रख दिया और अपने नाजुक हाथ से उसके बालों में अपनी पतली उंगलियां फिराने लगी। ऐसा करते हुए निशा को अलग ही सुकून मिल रहा था और कबीर को आज इतने सालों बाद किसी के प्यार भरे स्पर्श का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई और फिर कुछ ही मिनट में वह गहरी नींद में चला गया। आज कितने सालों बाद वह इतने सुकून की गहरी नींद में सोया था। अचानक से कबीर की आवाज़ से निशा अपने ख्यालों से बाहर आई और कबीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा क्या? निशा ने झेपते हुए पूछा।
तब कबीर खड़ा हुआ और निशा की बाजू में बैठकर बोला, क्या बात है निशा, तुम ठीक तो हो? क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? कबीर ने एक साथ कितने ही सवाल किया तो एक साथ में पूछ लिए। तभी निशा ने कबीर के सीने में अपने छोटे से सिर को छुपाते हुए कहा, कबीर आखिर ये सब कब ख़त्म होगा? क्यों हर किसी को मेरे साथ ही तकलीफ़ है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं अब थक गई हूँ कबीर, निशा ने आहें भरते हुए पूछा। निशा कुछ वक्त और बस, बाद में सब ठीक हो जाएगा। बोलते हुए कबीर ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। इधर रणवीर गुस्से से अपने आलीशान विला के हॉल में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत को भींचा और चीखते हुए बोला, आखिर कब तक तुम मुझसे भागती रहोगी निशा रानी? जिस दिन तुमको उठाने का मौका मिलेगा तब तुमको मैं किडनैप करके अपनी इस विला की रानी बनाकर रखूंगा। बोलते हुए उसने निशा के ऊपर अपनी कातिल नजर डाली। रणवीर और निशा 1 साल तक साथ ही रहे थे। निशा उसकी ज़िंदगी में आई तब उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी और वह ठीक से चलने में भी नहीं चल पा रहा था। तभी वह गिरने को हुआ कि निशा ने उसके हाथ को पकड़ा लिया और गिरने से बचा लिया। रणवीर नशे में था, फिर भी उसने खुद के ऊपर काबू नहीं खोया था। उसने लड़खड़ाई आवाज़ में निशा को पूछा, तुम कौन हो और इस होटल में इतनी रात को क्या कर रही हो? रणवीर ने निशा को गौर से देखते हुए पूछा। तभी निशा ने उसको देखकर कहा, ओह, वह मैं यहाँ अपनी बहन के साथ आई हूँ और मैं उसको ही ढूंढने जा रही थी। निशा ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। तभी से रणवीर का दिल निशा के ऊपर आ गया था, मगर निशा इस बात से अनजान थी। निशा ने रणवीर को उसके कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया और फिर वह वहां से बाहर निकल गई। रणवीर के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आई। उसने निशा को देखा और फिर अपने मन में ही बोला, आई नीड यू, तुम मेरी तलब हो। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निशा के खूबसूरत चेहरे को अपनी आंखों में कैद करके सो गया। वहीं रागनी के जख्म अब धीरे धीरे भरने लगे थे। उसकी हालत में भी अब काफ़ी हद तक सुधार आने लगा था। रागनी की केयर खुद कबीर ही करता था। रागनी के दिल और शरीर पर जख्म देने का गिल्ट कबीर के दिल में था, इसलिए वह रागनी की केयर करता था। रागनी जानती थी कि कबीर उसका कभी नहीं होने वाला, मगर वह दर्द में भी कबीर के साथ ये पल खुशी खुशी जी लेना चाहती थी। कबीर ने सिर्फ इंसानियत के नाते ही रागनी की केयर की थी, ये बात रागनी भी अच्छे से जानती थी। निशा, क्या तुम सच में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो? निशा के सामने खड़े राहुल ने पूछा। राहुल, तुम तो ये जानते हो कि कबीर के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और अभी हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। निशा ने राहुल को समझाते हुए कहा। रुक जाओ निशा, क्योंकि दुश्मनों को तब तक कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक तुम कबीर के पास हो। कबीर का खौफ ही काफ़ी है उसके दुश्मनों के लिए। रणवीर भी तुमको या तुम्हारे बच्चे को नहीं छू सकता। कबीर को अभी तुम्हारी ज़रूरत है निशा। राहुल ने निशा के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए कहा। बाहर खड़ा कबीर ये सब सुन रहा था। वह अपने मन में ही बोला, तुम शायद सच कह रहे हो राहुल, मुझे निशा के साथ कि उसकी प्यार की ज़रूरत है, मगर निशा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कबीर ने मन में ये कहा और फिर निशा और राहुल को देखने लगा। कबीर ने निशा और राहुल की सारी बातें सुनी थी। राहुल ने सही ही कहा था कि वह निशा के बिना नहीं रह सकेगा। अभी उसे निशा के साथ की और निशा के प्यार की ज़रूरत है, मगर दूसरी तरफ उसे निशा के मन में जो डर था वह भी कुछ हद तक सही लग रहा था। उस वक्त तो वह और निशा वहाँ वक्त रहते पहुँच गए और सूरज को बचा लिया, मगर हर बार तो वह लोग सुरक्षित ही रहेंगे ऐसा मुमकिन भी तो नहीं था। कबीर अपनी ही उलझन में और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसका दिल उसके दिमाग को सुनना ही नहीं चाहता था, तो वहीं उसका दिमाग उसके दिल की बात सुनना ही नहीं चाहता था। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसने जल्दी से अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया और उसी बंद आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद अपनी चमक और भिन्न बिखेरती हुई कबीर के गाल के ऊपर लुढ़क गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अंत में वह खड़ा हुआ और बाहर गार्डन की तरफ चला गया। वह कुछ पल तक खुद को सभी ख्यालों से दूर करके रिलैक्स होना चाहता था। वह गार्डन में झूले के ऊपर बैठ गया। ऊपर खुले आसमान के जगमगाते तारों को देखते हुए वह खुद से ही बोला, अजीब कसमकस है। आखिर क्या करूं मैं? दिल की सुनूं या दिमाग की? आखिर किस बात की सुनूं मैं? क्या करूं आखिर? वह खुद में ही बड़बड़ा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। वह जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसको ही मुस्कुरा कर देख रही निशा नजर आई। वह भी उसके सामने मुस्कुरा कर बोला,
तो हो गई पैकिंग? कुछ छूट तो नहीं गया ना? कबीर ने निशा से अपनी नज़रें चुराते हुए पूछा। तब निशा ने कबीर के सीने के ऊपर अपना छोटा सा सिर रखा और उसके हाथों में अपना हाथ रखकर वह बोली, कबीर मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर कबीर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। निशा ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। निशा, मैंने हमेशा तुमको खुश देखना चाहा है और आगे भी यही चाहूँगा। मैं तुमको रोकूंगा नहीं निशा, कबीर ने निशा को देखते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कबीर? निशा ने कबीर की उंगलियों से खेलते हुए पूछा। निशा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? कबीर, तुम्हारा दिमाग कुछ सही नहीं लगता मुझे। मेरे सवाल का जवाब चाहिए कबीर। निशा ने फिर से उसके सामने उम्मीद भरी निगाहों से देखा और उसके चेहरे को देखने लगी। मैं अभी कुछ भी कहने को असमर्थ हूँ निशा। मेरा दिल कुछ और कहता है तो दिमाग कुछ और कहता है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ निशा, बोलते हुए कबीर ने अपना मुंह फेर लिया। जब वह दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही हो तब तुम अपने आप की सुनो कबीर, बोलते हुए कबीर के सामने खड़ी रह गई और उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए उसके दोनों हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों में लेते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो कबीर? निशा ने उसकी आंखों में अपना जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ पल दोनों एक ही दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। फिर कबीर ने निशा को अपनी बाजू में बिठाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, सही कहूँ निशा तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर ठहर गई। निशा ने ये देखा तो वह कबीर को देखते हुए बोली, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी कबीर, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। हम सब मिलकर इस रणवीर नाम की बला से निपटेंगे। अब कबीर, बोलते हुए निशा कबीर के गले लग गई। कबीर ने भी निशा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही कुछ पल एक दूसरे को महसूस करते हुए यूं ही लिपटे रहे। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा राहुल ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंख में भी आंसू की एक बूंद उभर आई। वह खुद की आंसू को अपनी आंखों के कोनों से ही साफ करते हुए बोला, मैं जानता था निशा कि तुम कभी भी स्वार्थी नहीं बनोगी। तुम एकदम ही प्यारी हो। तुम अभी भी उतनी ही भोली और मासूम हो जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे और कबीर के लिए बहुत ही खुश हूँ निशा, बोलता हुआ वह बालकनी से अंदर कमरे में आ गया। इधर रणवीर को हॉस्पिटल से फोन आया कि उसका भाई मयंक कहीं भाग गया है। यह सुनकर तो रणवीर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रणवीर ने अपने सभी सोर्सेज को अपने छोटे भाई मयंक को ढूंढ कर लाने को बोल दिया था। उस तरफ रागनी अभी भी उसी कमरे में कैद थी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कबीर इस वक्त रागनी के सामने बैठकर उसको ही देख रहा था। तभी एक बेबसी और लाचारी भरी आवाज़ कबीर के कानों से टकराई, कबीर, मुझे अभी भी प्यार करते हो ना तुम? सच सच बोलना कबीर, रागनी ने एक हल्की सी मगर दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। रागनी, मेरी अच्छाइयों को मेरा प्यार समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ निशा से प्यार करता हूँ। बोलते हुए कबीर ने रागनी को देखा और फिर वहाँ से बाहर निकल गया। मयंक एक कमरे के बीचों बीच कैद था। उसके दोनों हाथ को रस्सी से बंधा हुआ था। उसके दोनों पैरों को भी बंधा हुआ था। अभी तो वह गुस्से से चीख कर बोल रहा था, छोड़ दो मुझे जाने दो। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे जाने दीजिए। आखिर चीखते चीखते ही वह बेहोश हो गया। मयंक चिल्ला रहा था मगर कोई भी उसे सुन नहीं रहा था। मयंक को किसी ने कैद किया था। उसके हाथ और पैर को चेयर के साथ बांधा हुआ था। उसका चेहरा भी पूरी तरह से सूजा हुआ था। उसके हाथ पैर पर भी कई जख्मों के निशान थे। मयंक की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह तो पागल खाने से इसलिए भागा था क्योंकि वह तो सिर्फ पागल होने का झूठा नाटक कर रहा था और अब वह थक गया था। मयंक बचपन से ही सीधा और भोला था। कोई भी उसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था। रणवीर नहीं चाहता था कि उसके ये काले धंधों का साया भी उसके भाई के ऊपर पड़े। कुछ वक्त से उसके दुश्मन इतने बढ़ गए थे कि उसे खुद नहीं पता था कि कब कौन सा दुश्मन उसको या उसकी फैमिली को टारगेट बनाएगा और सब कुछ खत्म कर देगा। इसी डर के कारण उसने अपने छोटे भाई को पिछले कुछ सालों से पागल खाने में ही रखा था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि मयंक सिर्फ दिखावे का पागल है। यह रणवीर अपने भाई को हर जगह ढूंढ रहा था मगर उसका कोई भी पता नहीं चल पाया था। अंत में उसने कबीर को फ़ोन किया। कबीर, तेरी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए तुझको जो भी करना है वह मेरे साथ करो। मेरे भाई को क्यों इसमें घसीट रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने उसे किडनैप किया है? छोड़ दो मेरे भाई को। हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो, बोलकर रणवीर ने गुस्से से कबीर को जो आया वह सुना दिया। अब तक रणवीर की सारी बातें को सुन रहे कबीर ने अपनी कुल मगर कलेजे को अंदर तक कपा दी ऐसी कड़क आवाज में कहा, कबीर, कबूर कभी कमजोर को परेशान नहीं करता और तुमने खुद
खुद ने ही अपनी फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी की है, तो मुझे अपनी अकड़ दिखाकर धमकाने के बदले अपने भाई को ढूंढने में अपना ध्यान लगाओ। कबीर ने एकदम शांत आवाज में कहा। कबीर, मैं अभी भी कहता हूँ मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारे और मेरे बीच में मयंक नहीं आना चाहिए। छोड़ दो मेरे भाई को, नहीं तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणवीर ने गुस्से से अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा। मगर कबीर ने एकदम ही शांत आवाज में कहा। तो दोस्तों, आगे क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।